आउटडोर किड थी और दरख्तों पे चढ़ना, घूमना फिरना। कमेंट्स अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं? मोस्टली बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, मोस्टली पेशेंट्स भी बहुत थैंकफुल होते हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहब हम आपका हॉस्पिटल हमारे रास्ते में पड़ता है, तो हम जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जितनी दफ़ा मैं वहाँ से गुजरती हूँ उतनी दफ़ा मैं आपको दुआ देती हूँ। तो ये मैसेज मेरे पास आया था, ठीक है। और अब एक नया सेक्टर आ रहा है जिसमें कि जो यंग लोग हैं जो कहते हैं बच्चे होने ही नहीं चाहिए, हमारी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और फिर बच्चे आगे बढ़े होके क्या देंगे। हमारा इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान का डॉक्टर बड़ा कामयाब डॉक्टर होता है, मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, ईगर टू लर्न होते हैं। स्पेशली मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि जिस दिन तुम कोई बहुत डिफिकल्ट सर्जरी करके आती हो ना तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। पाकिस्तान में मैटरनल डेथ्स का रेशो जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितनी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बढ़ती जाएंगी उतनी मैटरनल डेथ्स बढ़ती जाएंगी, इसलिए कि प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क सिचुएशन। हमने हनीमून से वापस आए थे तो ही बॉट 2 tables and 2 chairs कि हम दोनों आप पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। तो मैंने कहा कितना बोर आदमी है ना, अभी तो हनीमून से वापस आए, अभी वो कह रहा है बैठ के पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहता हूँ ईवो टॉक की एक और पॉडकास्ट में, जहाँ हम आपके लिए ऐसी शख्सियात और ऐसी स्टोरीज़ सामने लेकर आते हैं जो आपके लिए मोटिवेशन का बाइस बन सकें। और इसी तनाजुर में आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गायनाकोलॉजी के मैदान में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। शी इज़ नन अदर दैन डॉक्टर रुबीना ताहिर। वेलकम टू द शो मैडम। कैसी हैं मैडम? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं, आज हम डॉक्टर रुबीना ताहिर से मिल रहे हैं, डॉक्टर रुबीना इजहार से मिल रहे हैं, कौन सी शख्सियत है जिससे आज हम मिल रहे हैं? वेल दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं बस, है ना, शख्सियत तो एक ही है। बेसिकली रुबीना इजहार मेरा प्री मैरिटल नेम है, शादी से पहले जो था, और रुबीना ताहिर मैंने शादी के बाद जब अपने हस्बैंड का नाम ऐड करके शुरू किया था। बेसिकली मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे हमेशा नाम जो है रुबीना इजहार, मेरी सारी डिग्री जो है रुबीना इजहार के नाम से है। और मैं ज़्यादातर लड़कियों को यही मशवरा दूंगी कि वो अपना नाम चेंज नहीं करें, इसलिए कि बाद में आपको जब अपनी डिग्री जो है ना, डिग्री पासपोर्ट, आप स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं निकलते हैं तो 2 नाम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर हर जगह आप उसकी सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन में लगे रहते हैं। तो मुझे बहुत फ़ायदा रहा कि मैंने नाम नहीं चेंज किया था ना, तो वही एक नाम के ऊपर मेरी सारी डिग्रीज़ हैं, मेरे सारे डिप्लोमाज हैं, सारा जो भी वर्क एक्सपीरियंस, सारी डॉक्यूमेंटेशन एक नाम पे। एक आध नुकसान हुआ था कि मैंने शुरू में अपने 1-2 जो रिसर्च पेपर थे ना वो मैंने रुबीना ताहिर के नाम से प्रिंट करा दिया, तो फिर HEC ने मुझे उसका क्रेडिट नहीं दिया था क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स पे नाम जो है वो रुबीना इजहार था। नुकसान हो गया उसका। तो मैम सबसे पहले ये बताएं, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में आँख खोली और बचपन कैसा गुजरा? कराची। सही, ठीक है। और बचपन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्लेस्ड बचपन था। आउटडोर किड थी और दरख्तों पे चढ़ना, घूमना फिरना, दादी अम्मा से कहानी सुनना, सहन हुआ करता था उस ज़माने में बड़ा सा जिसमें लेट के आप एक्चुअली सितारे देख सकते थे, तो बहुत अच्छा था। कज़न्स के साथ खेलना, तो आई वुड से कि अगर मुझे चांस दिया जाए ना कि अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू रीलिव, तो मैं अपना बचपन दोबारा रीलिव करना चाहूँगी। कराची आई है मैडम, फिर तो आपसे सवाल बनता होगा, आपने कहा पहले चांद तारे दिख जाते थे, अब तो सिर्फ बिल्डिंग दिखती है या अब आलूदगी दिखती है। इसको किस तरह से देखती हैं कि कराची बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिग्रेस हुआ है, उसकी क्या वजह देखती हैं? नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है ना। आपको जिन चीज़ों से आप मोहब्बत करते हैं उन्हें संभाल के रखना होता है। आप बीच पे भी जाए ना, आप देखते हैं लोग खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं ना, जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वो जो कचरे की प्लेटें सब कुछ बीच उस पर पड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। एक थैला लटका लें और उसमें वो चीज़ें साथ साथ डालते जाएं तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन ओन हम शायद कम करते हैं कराची को, क्या इसकी वजह एक हो सकती है? कुछ एक नेचुरल वो नहीं है ओन, पता नहीं, मुझे तो लगता है मैं कराची से के अलावा कहीं रह ही नहीं सकती। मैंने ज़िंदगी भर में कितनी दफ़ा मैं बाहर गई, वापस आई, एवरी टाइम जब मैं बाहर काम कर रही थी हर दफ़ा मैं वहाँ से UK से मैं रिज़ाइन करके वापस आई, UAE से मैं रिज़ाइन करके वापस आई, कतर से, दोहा से मैं रिज़ाइन करके वापस आई। मेरा कहीं दिल नहीं लगा, मुझे कराची अच्छा लगता है और मुझे अपना काम भी, मैं सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ करती हूँ मैंने उसी को एंजॉय किया है। सही। मैम इस साइड पर आपके ज़रूर आएंगे कि आप सब जगह से रिज़ाइन करके कराची आई। ये बताएं, बचपन की कोई यादें कराची में रहते हुए या किसी और शहर में रहते हुए, कोई ऐसी यादें हैं जो आज भी जो हैं याद करती हो तो हंसी आ जाती हो चेहरे पे? कराची का तो सब कुछ याद आता है, मतलब बचपन की तो हर चीज़ ही याद आती है। और हम लोग बहुत शरारती हुआ करते थे। मुझे याद है कि अम्मी जो थी ना, जब दोपहर में सोने के लिए लेटनी थी तो वो हमसे वादा लेती थी कि तुम लोग
दरवाजे से बाहर नहीं जाओगे। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते थे, तो हम उनसे वादा कर लेते थे कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, और हम वादे के बड़े पाबंद थे। मैं, मेरे भाई, हम लोग सब ना छोटे छोटे से थे। फिर हम क्या करते थे, जब अम्मी सो जाती थी तो बाहर हमें निकलना होता था, तो हम गैलरी से छज्जे पे कूद के और फिर बाहर जाते थे। दरवाजे से नहीं जाते थे, वादा किया हुआ था क्योंकि दरवाजे से नहीं जाते थे। सही सही सही। मैम आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि आपको गायनाकोलॉजी की तरफ आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और आप फिर इसी सेगमेंट की तरफ आ गई। ये क्या वाकया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। देखो, गायनी का एक्चुअली जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं ना, तो गायनी का इंप्रेशन बड़ा बुरा पड़ता है। चीखते चिल्लाती हुई औरतें होती हैं, गुर्राती हुई बिल्लियाँ होती हैं जो वार्ड में फिर रही होती हैं, उससे ज़्यादा गुर्राती हुई डॉक्टर होती हैं। तो वो लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी, मुझे ये नहीं करना। तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था गायनेकोलॉजिस्ट बनने का। मैंने जब हाउस जॉब के साथ ही मैंने अपने पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जब पार्ट 1 मैंने दिया, FCPS दिया था पहले, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है, तो मैंने FCPS भी नॉन स्पेसिफिक दे दिया कि जिसके बाद में मैं किसी भी फील्ड में जा सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी ग्रेजुएशन के साथ ही शादी हो गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो कि MRCOG की भी सेम तैयारी है, तुम जाके वो भी दे आओ। तो मैंने कहा चलो मैं लंदन घूम के आ जाऊंगी, मैं चली गई। तो जाके मैंने MRCOG पार्ट 1 भी दे दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो उसके बाद में फिर जब डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, तो फिर अगेन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम करके देख लो, क्योंकि ख़वातीन के लिए ये करना ज़्यादा आसान होता है, ओनली फीमेल पेशेंट्स होते हैं, तो तुम करके देख लो, अगर पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए छोड़ देना, दूसरा कुछ कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, करके देख लेती हूँ। तो मैंने करना शुरू किया, तो बस फिर करती चली गई, हो गया। और उसके बाद में पसंद नहीं आई मुझे गायनी रेजिडेंसी, मेरी लाइफ का सबसे टफ पार्ट था। बट एक दफ़ा जब कर लिया और उसके बाद में गायनी करनी शुरू की, देन आई हैव फॉलन इन लव विद इट। अब मुझे नहीं लगता मैं गायनी के अलावा कुछ और कर सकती हूँ। रेजिडेंसी के दौर की कोई यादें, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा टफ माहौल? रेजिडेंसी के दौरान तो बहुत कुछ होता था। तब बड़ा नहीं होता है, पॉलिटिकली टेंस माहौल होता है, बैक बाइटिंग, लड़ाई झगड़े, वर्क शंटिंग, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे लोग भी होते हैं, तो हर तरह के लोगों को टैकल करना होता है। और मैं उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी इन हैंडलिंग पीपल, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा हुए। शायद कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो आपका करियर का शुरुआत होती है। पहले तो इंसान को समझ ही नहीं आ रहा होता 3-4 साल की, यार हो क्या रहा है। नहीं, कुछ लोग होते हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ फैमिली में शुरू से आप इस तरह से चल रहे होते हैं ना, तो हम थोड़े से प्रोटेक्टेड वाले चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा शायद प्रॉब्लम होता है तो अडॉप्ट करने में ना। लेकिन ये कि उस वक्त तो बड़ी टफ रेजिडेंसी थी, बड़ी डांटें पड़ा करती थी ना। मुझे ज़िंदगी में कभी डांट नहीं पड़ी थी। आई यूज़ टू बी अ टॉप स्टूडेंट, तो कभी भी कोई मसला ही नहीं होता था कि कभी कोई टीचर डांटे या कोई कुछ कहे। तो वहाँ पे इतनी डांटें पड़ती थी कि बस। लेकिन और प्रोफेसर मजीद मेमन थे मेरे सुपरवाइज़र ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैंने उनसे बड़ी डांट खाई है ना, और मैं बिल्कुल रोज़ाना मैं घर रोते हुए आया करती थी ना कि बस कल मैं नहीं जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड, मेरी सास वो बैठ के मुझे समझाया करते थे कि नहीं देखो गुजर जाएगा। फिर अगले दिन फिर मैं उठ के चली जाती थी। तो रेजिडेंसी बहुत रो के पूरी की थी। लेकिन उसके बाद में अब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया था कि आगे मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने इतनी कोई एक पेशेंट भी, अगर वार्ड में 55 पेशेंट उस वक्त मौजूद हैं और वो मुझसे, मैं राउंड करा रही होती थी, सारे लोग थे, मैं कहती थी यार ये मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। मुझे पूरे 55 पेशेंट पूछते हैं कि अगर मुझे कोई एक भी नहीं पता हो तो मुझे डांट पड़ जाती है, बाकियों को 10-10 नहीं पता होता, उन्हें डांट नहीं पड़ती, मुझे एक नहीं पता तो उस पर डांट देते हैं। लेकिन ये कि अब मैं उनको दुआएं देती हूँ कि अगर उन्होंने उस वक्त इस तरह से नहीं ट्रेन किया होता ना, तो आज शायद जो कुछ मैं करने के काबिल हूँ नहीं कर पाती। यानी वो डांटें जो हैं वो काम आ गई। डेफिनेटली। एक चीज़ मैडम जो मैंने अभी आपकी बातों से कंक्लूजन एक निकाला कि आपके हस्बैंड और सास, आपने 2-3 दफ़ा नाम लिया कि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया। क्या रोल देखती हैं उनका जो है आपके प्रोफेशनल करियर में? जैसी बात है, आपने बताया शुरू में ही शादी हो गई थी, कैसा रोल था, कैसे सपोर्टिव सिस्टम था ये? देखें, बहुत सपोर्टिव थे। और मेरी सास भी डॉक्टर थी, और जब मैं अपनी पार्ट 1 की तैयारी कर रही होती थी ना, तो मुझे कंबाइन स्टडी करनी होती थी। तो कंबाइन के लिए जब मुझे कोई और नहीं मिलता था तो मैं उनके साथ पढ़ती थी, तो बेचारी मेरे साथ बैठ के पढ़ा भी करती थी। और मेरे हस्बैंड भी थ्रू आउट बहुत सपोर्टिव रहे, बल्कि शुरू से उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि बस पढ़ाई फ़ौरन शुरू कर दो। हमने हनीमून से वापस आए थे तो ही बॉट 2 टेबल्स एंड 2 चेयर्स कि हम दोनों अब पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। तो मैंने कहा कितना बोर आदमी है ना, अभी तो हनीमून से वापस आए, अभी वो कह रहा है बैठ के पढ़ो। बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि विद इन अ ईयर मैंने अपना पार्ट 1 कर लिया। क्योंकि ये वाली चीज़ें आप जितना डिले करो वो उतना फिर फंसते जाते हैं, अपना फिर अटक जाते हैं, फिर नहीं निकलता। एक चीज़ जो मैडम आपको बड़ा मुनफरिद करती है आपकी एज के डॉक्टर से, वो है आपका सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस।
ये चीज़ आपने कैसे अडॉप्ट करी, सोशल मीडिया की तरफ कैसे आई और क्यों आई? क्यों तो नहीं पता, बट आई डोंट नो, बट लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था। सोशल मीडिया पे अपना पेज शुरू में बनाया था मेरा। एक्चुअली पहले एक मेरा पेज था जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 30,000 फॉलोअर्स थे, जो हैक हो गया। वो हैक हो गया और उसके ऊपर इतने अजीब, जिसने हैक किया था अजीब अजीब उसने कंटेंट डालना शुरू किया कि मुझे फिर उसको जाके लिटरली वो रिकवर तो नहीं हुआ, बट उसको मैंने फिर ब्लॉक करवाया। फिर दूसरा नया बनाया, ज़ीरो से फिर स्टार्ट किया है। तो सोशल मीडिया से मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो जिस पे लोग अपने मैसेजेस कर देते हैं। मेरे पेशेंट्स भी और जो मुझे नहीं भी दिखा रहे हैं वो भी कोई मशवरा लेना चाहें तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं उसके ऊपर, और फिर जब मेरे लिए कन्वीनियंट होता है तो आई रिप्लाई। हाँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक आदत होती है कि वो अपने कमेंट सेक्शन में या अपने इस टाइप के नंबर्स पे ना ज़रूर देखते हैं। कैसे देखती हैं? कमेंट्स अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, आपके लिए मोटिवेटिंग होते हैं या डीमोटिवेट हो जाती हैं पढ़ने के बाद? मेजॉरिटी 95% बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मुझे एक दफ़ा एक पेशेंट ने मेरे मोबाइल पे वो बजा, मैंने उठा के देखा ना तो उसमें मेरे पास मैसेज आया था कि हम इस वक्त मस्जिद नबवी में हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। इट वाज सो नाइस ना, एकदम मैं क्लिनिक के बीच में ही थी जब मैंने देखा था ना, एंड आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट। और ज़्यादातर ये कहते हैं, कोई कहता है डॉक्टर साहब हम आपका हॉस्पिटल हमारे रास्ते में पड़ता है, तो हम जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जितनी दफ़ा मैं वहाँ से गुजरती हूँ उतनी दफ़ा मैं आपको दुआ देती हूँ। तो ये मैसेज मेरे पास आया था ना। सो मोस्टली बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, मोस्टली पेशेंट्स भी बहुत थैंकफुल होते हैं। कुछ होते हैं जो शायद कभी किसी से भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग मुझे लगता है कि क्योंकि देखो किसी भी ट्रीटमेंट की 100% तो गारंटी नहीं होती है ना कि सक्सेसफुल होगा या 100% पेशेंट आपके सेटिस्फाइड होंगे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ वो होते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी हो जाएगी, लाइक मेरी मेनली फील्ड इनफर्टिलिटी है ना, और नहीं होती और वो मायूस हो जाते हैं। तो उसके बाद में मायूस होकर आप फिर सामने वाले को जो आपके मुंह में आए आप कह दें, तो थोड़ी सी वो वाली फीलिंग। लेकिन मैंने आपके गूगल के ऊपर सर्च किया ना, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स मिले पेशेंट्स के। सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग ही थे। एग्जैक्टली, मोस्टली रिवॉर्डिंग। मैंने नहीं कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट देखा कि किसी ने नेगेटिव कमेंट किया। अच्छा, वैसे इतना कोई वो मतलब विजिबल इतना नहीं था शायद, वो अच्छे वाले कमेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो ओवरकम कर जाते हैं। मैडम, सोशल मीडिया पे जैसे आप आई, एक कन्वेंशनल मीडिया भी है हमारा जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। क्या उसने हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई रोल प्ले किया है रिगार्डिंग अवेयरनेस? यू मीन टेलीविज़न? जी बिल्कुल। देखो, टेलीविज़न में यूजुअली मॉर्निंग शोज़ में सेगमेंट्स होते हैं हेल्थ पर, और मुझे अक्सर इनवाइट भी करते हैं, मैं जाती भी रहती हूँ और बहुत अरसे से कर रही हूँ। तो यस, सोशल बिल्कुल जो कन्वेंशनल मीडिया है मुझे लगता है कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे एक कैंपेन चली थी ना पहले, तशन्नुज से बचाओ के 2 टीके, टेटनस के टीके जो थे ना, तो पहले जब मैं अपनी समझो स्टूडेंट थी मैं, तो उस ज़माने में एक पूरा टेटनस वार्ड हुआ होता था जो भरा हुआ होता था, वो जो झटके की बीमारी वाले बच्चे हैं ना उनसे। उसके बाद में फिर वो टीवी के ऊपर और हर जगह वो कैंपेन शुरू हुई कि वो 2 टीके ज़रूर लगवाएं। तो उसके बाद एक चेंज आया कि हमारे पास ख़वातीन आती थी जिन्होंने पूरा वक्त कोई एंटीनेटल नहीं कराया होता था, कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया होता था, लेकिन उन्होंने वो 2 टीके लगवाए हुए होते थे। दैट वाज वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ, बड़ा इम्पैक्टफुल था। तो अब हमें टेटनस हार्डली देखने को मिलता है, लाइक मैंने तो नहीं देखा अब अरसे से। और मैडम, कोई ऐसा वाकया ड्यूरिंग प्रैक्टिस जिस पे आपने भी साइंस को पीछे रख दिया और कुदरत को बोला कि यार ये जो है ना कुदरत का ही काम था, साइंस इसमें फेल हो गई थी? कोई ऐसा वाकया, क्योंकि इनफर्टिलिटी को आप ट्रीट करती हैं, बहुत सारे वाकयात ऐसे होंगे। देखो, बहुत सारे केसेस होते हैं मेरे पास। यूजुअली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए। जब एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसकी शादी को 17 साल हो गए थे, और ये किस्सा अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में भी बताती हूँ, क्योंकि उसको 17 साल गुजर गए थे, उसकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो उसने नहीं कराया हो, कोई टेस्ट नहीं था जो उसने नहीं कराया हो। तो वो जब मेरे पास आई तो शी वॉज 37। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हारा सब कुछ तो हो गया, लेप्रोस्कोपी भी हो गई है, एक उसका टेस्ट था जिसमें यूट्रस को समझो अंदर से जो देखते हैं ना वो नहीं हुआ था। मैंने कहा तो तुम्हारा यूट्रस किसी ने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, ये एक चीज़ रहती है, मैं इसको देख लेती हूँ कि कहीं वहाँ कोई मसला नहीं हो। तो एक टेस्ट है सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, वो पाकिस्तान में मैंने सबसे पहले शुरू किया था। तो मैंने
कहा कि मैं तुम्हारा वो करके देखती हूँ कि अगर उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम मिल जाती है। तो मैंने जब उसका वो किया तो मुझे नज़र आया कि उसका यूट्रस जो है ना वो एक्चुअली 2 में डिवाइडेड था। और जो उसका मेन जो हॉर्न था जहाँ बच्चा ठहर सकता था उसमें एक गोश्त का पीस था, पॉलिप जो हमारी ज़बान में कहलाता है। तो मैंने उसको कहा कि ये निकाल देते हैं, इसको हटा के देखते हैं कि आगे क्या रहता है ना। तो मैंने उसका वो पॉलिप रिमूव कर दिया और उसके बाद में उसको वही जो ट्रीटमेंट जो अदरवाइज़ भी वो 17 साल से ले रही थी वही ट्रीटमेंट दिया। तो विद इन 2 months शी कंसीव्ड। सही। तो वो केस मुझे बड़ा रिवॉर्डिंग लगा कि, और अभी भी इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक पेशेंट थी जो मेरे पास हैदराबाद से आई थी और उसके भी कोई 10-12 साल हो गए थे शादी को, 14 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। तो मैं उसका वही सेलेन सोनोग्राफी टेस्ट कर रही थी तो उसके दौरान मुझे लगा कि उसके यूट्रस का मुंह जो है वो बंद है, स्टीनोज्ड है सर्विक्स। तो उसकी के दौरान मैंने लोकली एनेस्थीसिया दे के उसको थोड़ा सा खोल के अपना टेस्ट कर लिया डायलेट करके। मैंने उसे कहा कि देखो तुम्हारा बहुत टाइटली बंद है, मे बी इसको मैं बाद में डायलेट करूं, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा करके टेस्ट कर लिया। वो चली गई अपने घर। मैंने कहा अगले महीने आना तो फिर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करूँगी। तो 15-20 दिन के बाद में उनकी पूरी फैमिली का एक गोल जो था वो मेरे क्लिनिक में खड़ा हुआ था और लिटरली उन्होंने आके मुझे लिपटना, रोना, वो सब शुरू कर दिया ना। उसको प्रेगनेंसी सेम मंथ हो गई थी। अब वो 14 साल के बाद हुई थी और उन्हें वो जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आया तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कैसा हो सकता है। तो वो शायद ऐसे केसेस तो बहुत सारे होते रहते, लेकिन क्योंकि पेशेंट का रिएक्शन जो था वो बड़ा डिफरेंट सा था ना, तो वो फिर एकदम से आके वो सारे वो दे वर वेरी हैप्पी। ये तो मैडम चले पॉजिटिव वाले टेस्ट हो गए ना, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो इनका नहीं हुई कंसीव आफ्टर द प्रोसीजर, उनको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिला, उन्होंने कहा अगर हम ये बता देते हैं ना किसी कपल को कि ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, ये प्रोसीजर फेल हो गया, तो मर्द जो है वो फिर दूसरी शादी की तरफ जाता है या फिर जो है ना घर जो है ना उनका एक ख़राब सिचुएशन की तरफ बढ़ जाता है। कितना मुश्किल होता है एज अ डॉक्टर इस बात की काउंसलिंग करना? बहुत मुश्किल होता है। और बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो आप बोल रहे हो ना, तो वो दोनों तरफ आता है मसला। बहुत सारे मेल्स भी आते हैं कि जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि उनके बच्चा हो सकता है। और मैंने यूजुअली ये देखा है कि ख़वातीन, मैंने शायद अपनी पूरी प्रैक्टिस में एक औरत को देखा था जिसने कहा था कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए और मैं इसके साथ फिर नहीं रहूँगी, उसने डिवोर्स ली थी। मर्दों में यूजुअली दे गो फॉर सेकंड मैरिज, बट बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिसमें दे डोंट। वो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में इतने खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड मैनी अ टाइम हम भी कहते हैं ना कि लाइक आप बच्चा अडॉप्ट कर लो, आपके पास मोहब्बत देने के लिए और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, सो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लो। मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो आजकल का एक बहुत बड़ा पैशन है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का। ये एक बहुत बड़ा पैशन है जो हर कोई कोशिश करता है, जाहिर सी बात है। कितना देखती हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस मामले में कितना इवॉल्व हो चुकी हैं कि अगर नहीं होता ये प्रोसेस या अगर नहीं आपकी नस्ल आगे बढ़ सकती, हमारे जहनों में ये एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड हो गई है या नहीं? डिपेंड करता है आप किस सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर को डील कर रहे हो। जो कंपैरेटिवली जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाला सेक्टर है उसमें उनको अपना ही बच्चा चाहिए। जो थोड़े से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं या जो अपर सोशियो इकोनॉमिक में हैं, दे आर ओके विद द आइडिया कि वो बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो भी एक वे ऑफ लाइफ है। और मतलब देखो हमारे पास ना एक तबका आ रहा है जिसके पास 10 बच्चे भी हों तो 11वें के लिए आता है कि जी ट्रीटमेंट दे दो, और दूसरे हमारे पास वो हैं कि जो 2-3 यूजुअली वो वाले हैं जो बहुत अच्छी बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तालीम और तरबियत उनकी अच्छी कर सकते हैं, जो 2 से आगे नहीं जाते। ठीक है। और अब एक नया सेक्टर आ रहा है जिसमें कि जो यंग लोग हैं जो कहते हैं बच्चे होने ही नहीं चाहिए, हमारी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और फिर बच्चे आगे बढ़े होके क्या देंगे। तो अब ये वाला भी एक फैक्टर आ रहा है, अब ये वाला भी इमर्ज कर रहा है। सही से। मैम आपने शुरू में बताया आपने पाकिस्तान से बाहर 2-3 जगह काम किया, मिडिल ईस्ट में काम किया, यूके में भी काम किया। क्या सॉर्ट ऑफ डिफरेंस देखती हैं माइंडसेट के अंदर, काम के अंदर, और हमें किस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर एज़ कम्पेयर टू हम उनको देखें? देखो वहाँ पर जो वर्किंग जो एटमॉस्फेयर था वो मुझे बहुत, मैं पाकिस्तान से काम करके गई थी तो मेरे लिए इट वाज़ अ हॉलीडे। मतलब बहुत रिलैक्स माहौल था और वर्कलोड भी इतना नहीं था। और जैसे गायनी की प्रैक्टिस में, ऑप्स में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में मुझे लगा था कि पैनिक बहुत है, दौड़ो भागो, ये करो वो करो, लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, यू नो। वहाँ पे बड़ा
कामली काम होता था कि ठीक है एक सिस्टम है, मिडवाइफ देखेगी, आप देखेंगे, ये करना है। शायद वही बात थी कि रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में, हर चीज़ हमें खुद ही करनी पड़ती थी। डॉक्टर जो आया का काम भी कर रहा होता था और स्ट्रेचर भी खुद ही धक्का लगा रहा होता था, नर्स की जगह आईवी भी खुद मेंटेन कर रहा होता था क्योंकि हम शॉर्ट ऑफ स्टाफ होते थे। तो वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत काम थी और बहुत रिलैक्स माहौल था। कंसल्टेंट्स आपके जो सीनियर्स थे वो बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बदतमीज़ी या इंसल्ट आपको कोई नहीं करता था। पाकिस्तान में इंसल्ट वॉज अ वे ऑफ लाइफ ट्रेनिंग के दौरान। बहुत आराम से लाइक सीनियर्स जो हैं उनका हक होता है कि वो जूनियर्स को ह्यूमिलिएट करें। कहते हैं कि ये सीखने का प्रोसीजर है, इसको इस तरह से भी तो देखते हैं। कहते हैं लेकिन हाँ, ह्यूमिलिएट के बगैर भी सिखाया जा सकता है। सही। और मैडम क्या देखती हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें कि हम कितना, हमने अब बहुत सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात कर दें, बहुत सारे प्रोसीजर्स हम पाकिस्तान में भी अब कर रहे हैं। वेस्ट को किस तरह देखती हैं कि वो कितना आगे निकल गए और हमने शायद थोड़ा लेट अडॉप्ट किया चीज़ों को? हाँ, हम देखो रिसोर्सेज का भी आता है ना। आई थिंक पैसे चाहिए आपको, कोई भी टेक्नोलॉजी लाने के लिए महंगी होती हैं मशीनें, तो हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हैं वो नहीं होती यहाँ पर अवेलेबल, उसकी वजह से ट्रेनिंग में भी नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेप्रोस्कोपी जो है वो अभी भी पाकिस्तान में बहुत कम सेटअप्स में अवेलेबल है, जिसमें नहीं पेट के अंदर जो कैमरा डाल के देखते हैं, तो वो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, हिस्टेरोस्कोप है, कुछ सेटअप्स में अवेलेबल है, कराची में भी, लेकिन ज़्यादातर में नहीं है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम अपने ट्रेनीज़ को उसमें उतना नहीं सिखा पाते जितना हमें सिखाना चाहिए। तो इसी तरह से और भी अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है, 1-2 जगह लग गई है, लेकिन ऑब्वियसली वो इट्स नॉट इनफ कि आप लोगों को उसके ऊपर ट्रेन कर सकें। फिर भी एक बाहर जो है ना, एक हमारा इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान का डॉक्टर बड़ा कामयाब डॉक्टर होता है, ऑल्दो के उसके ने टेक्नोलॉजी इतनी नहीं देखी होती। इसकी क्या वजह है? एक्सपोजर ज़्यादा है यहाँ पर? मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, ईगर टू लर्न होते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे काम किया करती थी तो मेरे साथ दूसरे डॉक्टर्स होते थे ना, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो बहुत टफ होती है। जैसे ओटी का जो टाइम होता है उसमें सारा वक्त आप खड़े रहते हैं, असिस्ट करा रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं। वार्ड ड्यूटी होती है जिसमें आप यूजुअली बैठे रहते हैं, बस पेशेंट्स को देख लिया, फॉलो अप डाल दिया और बैठ गए। तो मुझे याद है कि मैं अपनी जो वार्ड ड्यूटीज़ है ना, मैं ओटी वाले से चेंज कर लेती थी कि मैं उसे अपनी वार्ड ड्यूटी दे देती थी, मैं उसकी जगह जाके उसका ओटी भी मैं कर लेती थी। उसमें मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिलता था, मैं ज़्यादा चीज़ें देख लेती थी, ज़्यादा सर्जरीज असिस्ट कराती थी। तो आई थिंक ज़्यादातर जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम वहाँ पे देसी कहते हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, हम सारे, तो वो यूजुअली बहुत उनमें थर्स्ट फॉर नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, वो सीखने के लिए ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर मोर सक्सेसफुल। सर्जरीज का आपको पैशन है या एक होता है ना एड्रेनलिन रश मुझे मिलता है एक किसी भी काम करने से, आपके लिए क्या सर्जरी वो काम करती है ऐसा? आई लव इट। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने शुरू में, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। आई नेवर न्यू दैट आई वुड बी अ गुड सर्जन। तो जब मैंने फिर सर्जरी शुरू की तो फिर ऐसा होता है ठीक है आप कर रहे हैं, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, आप करते चले जा रहे हैं। उसके बाद में फिर जैसे चैलेंज आया ना, मैनी अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ चैलेंजिंग सर्जरी, आप देन एंड देयर आप सोचते हो कि इसको आपने कैसे ओवरकम करना है। तो देन एंड देयर आपने सोचा, कोई तरीका निकाला, उसको किया। तो आई लव इट। सर्जरी करने में ना स्पेशली, मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि जिस दिन तुम कोई बहुत डिफिकल्ट सर्जरी करके आती हो ना, तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। बल्कि कभी कभी जब मैं कभी इरिटेबल हो रही होती हूँ ना, कहते हैं यू नीड टू डू अ सर्जरी, अ गुड वन। अच्छा। चलिए ये अच्छी बात है कि मतलब ये एक इंसान की जिबल्लत में शायद अल्लाह ने रखा है कि जब वो कोई नई चीज़ सीखता है या नई चीज़ करता है तो उसके अंदर जो है ना एक खुशी का जो है वो एलिमेंट आता है। इससे जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप अच्छा अपने आप को मनूवर कर लेती हैं। आई थिंक सो। पूरे अपनी लाइफ में अगर आप देखें इसको कि चैलेंजिंग टफ टाइम्स तो ऑब्वियस ही बात है, हर किसी की लाइफ में आते हैं। कैसे मनूवर करती हैं? ट्रेनिंग हुई है ऐसी बचपन से या क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप अच्छा जो है? नहीं, बचपन से तो कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो तो विद टाइम बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते जाते हो और फिर उसके बाद में मैनी टाइम एंटिसिपेशन होता है। लाइक जो आपकी मेडिकल फील्ड में भी होता है ना कि आप एक पेशेंट को देख रहे हो या आपको एक सिचुएशन है, आपको पता है कि जी अगर ये ऐसे इस सिचुएशन में आई तो ये प्रॉब्लम इसको ज़्यादा होगा, तो पहले से आप मेजर्स ले लो कि ये ऐसा ना हो। आपने इंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्लियर लिख दिए, आपने डॉक्टरों को इंस्ट्रक्ट कर दिया, आपने पेशेंट की फैमिली को बुला के इंस्ट्रक्ट कर दिया कि देखो ये प्रॉब्लम तुम्हें आगे आ सकती हैं, सो यू शुड बी वॉचफुल। तो
अब आई डोंट नो, वो तो शायद उसी वक्त देन एंड देयर डिसीजन लेने का होता है. बहुत दफ़ा आप सही डिसीजंस लेते हैं, बहुत दफ़ा गलत डिसीजंस लेते हैं. बट यस, यूजुअली चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, उनका हल निकल आता है. करने की कोशिश करो ना. यूजुअली ऐसा कोई मसला होता नहीं है जो हल नहीं किया जा सके. किया जा सकता है. कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कभी फ़ौरन समझ में आ जाता है, बट अल्टीमेटली यू गेट देयर अगर गिव अप ना करो तो. चैलेंजिंग सिचुएशन की जहाँ बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह CPSP की जनरल सेक्रेटरी भी रहीं, फैकल्टी ऑफ ऑब्स एंड गायनी. किस तरह से देखती हैं कि इस पोस्ट ने, इस डेजिग्नेशन ने आपको किस तरह से शेप अप किया? देखो, CPSP जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मैं जब बिल्कुल मैं हाउस जॉब कर रही थी उस ज़माने में, मैंने फिर CPSP से मैंने पार्ट 1 देने का सोचा था वहाँ पे. उसके बाद एक कोई वहाँ कोर्स होता था, उसमें मैं जाती थी. और वहाँ पे ज़ाहिर है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से निकल के जाते हैं ना, तो वो वहाँ पर उस वक्त वो बड़ा सा, एक बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा सा, तो उसी वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगता है कि CPSP ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में, उनको ग्रूम करने में. डिफरेंट कोर्सेज, रिसर्च, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अर्ली CPSP ने अपने डॉक्टर्स को उसमें लिया था ना, और हमें ट्रेन किया था. इसी तरह से जैसे एडवांस लाइफ सपोर्ट है ऑब्स एंड गायनी में ना, ऑल्सो कोर्स है, वो CPSP ने पहले अपने एक्सपेंस पर हमें कराया, हमें ट्रेन किया, ताकि फिर हम सबसिक्वेंटली दूसरे लोगों को ट्रेन कर सकें. तो मैं ऑल्सो की भी मास्टर ट्रेनर हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो CPSP में बड़ी थी. जब जनरल सेक्रेटरी थी तो ज़ाहिर है सारी जो उसकी काउंसिल की मीटिंग्स हैं सब में इंक्लूडेड होती थी. अपना इनपुट देने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगता था कि अगर कोई आप ऐसी बात कह रहे हैं जो चेंज ला सकती है, तो उसको दूसरे सुनते भी थे और अप्रिशिएट भी करते थे और अडॉप्ट भी करते थे. सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद भी मैं 8 साल तक फैकल्टी का हिस्सा रही और काफ़ी कुछ एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चीज़ों को कैसे करना है, करिकुलम में क्या और ऐड होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया. एंड दैट वाज अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. अच्छा मैडम, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में मैटरनल डेथ्स का रेशो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इसकी क्या वजूहत देखते हैं? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि हर गली में अब मैटरनिटी सेटअप्स खुले हुए हैं, मेडिकल सेंटर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मौजूद है, फिर भी मैटरनल डेथ्स का रेशो जो है वो बढ़ रहा है. इसकी क्या वजह देखती हैं? देखो, जितनी नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज बढ़ती जाएंगी उतनी मैटरनल डेथ्स बढ़ती जाएंगी, इसलिए कि प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क सिचुएशन. हमारे यहाँ प्रेगनेंसीज़ के बीच में गैप का कॉन्सेप्ट नहीं है. ज़्यादातर जो आप मैटरनल डेथ देख रहे हो वो उसी वाले सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में देख रहे हो ना, जहाँ पे कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं और बहुत दफ़ा लोग बहुत कंप्लाइंट नहीं होते. वो बात नहीं सुन रहे होते जो आप उन्हें बता रहे हैं. खून की कमी है, दवा नहीं लेंगे, नहीं दिखाएंगे, टेस्ट करने को कहेंगे, नहीं दिखाएंगे. डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए गैर ज़रूरी है ना. हर किसी को कोई चुटकी या कोई सफूफ चाहिए जिससे कि मसला हल हो जाए. तो शुरू में सारा वक्त इधर उधर गुजार के आखिर में कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं. तो डॉक्टर भी जादूगर तो नहीं होते हैं ना, हर चीज़ नहीं संभाल सकते. फिर मैंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर थी, तो हमारे पास हमने देखा था कि इतना बुरा वक्त आया था कि लोग आते थे स्ट्रेचर पर, अपनी ब्लीड करती हुई पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेबर रूम के दरवाजे पे छोड़ के गायब हो जाते थे. ठीक है ना, वो पेशेंट हमारे पास पड़ी होती थी. अब वो ब्लीड कर रही है, मर जाएगी. ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स में, कराची में हॉस्पिटल्स में बड़ा बुरा हाल है, दवाएं नहीं होती हैं, सप्लाईज नहीं होती हैं. ठीक है, तो हम अपने पास, हम डॉक्टर्स मिल के अपने पैसों से जमा करके हम सप्लाईज ख़रीद के रखा करते थे कि इस तरह के फिर जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आते थे तो उनके लिए हमारे पास हों. और वो 1-2 नहीं होते थे, बहुत होते थे, क्योंकि बाद में फिर लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया था कि छोड़ के भाग जाओ तो खुद दवाएँ नहीं लानी पड़ेंगी. तो वो अपना मरता हुआ पेशेंट दरवाजे पर छोड़ के चले जाते थे और उसको फिर हम लोग मैनेज करते थे. और मतलब कोई कंसेंट देने वाला नहीं, मेडिको लीगल इम्प्लिकेशंस हैं. बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हम कहते थे, जी अगले दिन जब इसकी पर्ची नहीं थी तो आपने इसे लिया क्यों? भाई वो मर रही थी, कैसे ना लेते. लेकिन मेडिको लीगल में तो कहेंगे ना, जब वो 5 रुपए की पर्ची बनवा के आए और वो उसका कोई रिश्तेदार बनवा के लाया, वो ऐसी कोई छोड़ के चला गया तो हम उसका क्या करें. तो बहुत सारी जगहों पर ना बड़े वो वाले प्रॉब्लम्स होते थे जो नहीं होने चाहिए, जिनसे हमें, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, शील्ड करना चाहिए, लेकिन वो होते थे. मुझे याद है एक दफ़ा हमारे पास एक पेशेंट आई थी जब मैं अपनी ट्रेनिंग में थी ना, तो उसको छोड़ के चले गए थे. वो पेशेंट जो थी बगैर पर्ची के आई थी, वो बिल्कुल गैस्प कर रही थी, मरने वाली जैसी थी ना. जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे थे उन्होंने भाग दौड़ के उसकी IV मेंटेन की, ब्लड लगा रहे हो, ये ले आओ वो ले आओ, उन्होंने सब काम शुरू कर दिया. तो भाल वो
करते रहे, मेरी भी ड्यूटी थी। मैं फिर अगली शिफ्ट में जब मैं पहुंची तो उसको फिर मैंने टेक ओवर किया, तो हम कर रहे थे, मैनेज करते रहे। वो नहीं बची, मर गई। अच्छा, वो एक यंग लड़की थी जो कहीं से अबॉर्ट कराने की कोशिश करके आई थी। उसके साथ कोई लड़का था। पहले तो दौड़ दौड़ के बेचारा वो लाता रहा था दवाएं। उसके बाद में फिर जब वो पेशेंट मर गई तो वो भी चला गया। फिर पुलिस, फिर ये हुआ कि नहीं जी, इसकी तो जो इनिशियल जो मेडिको लीगल पर्ची थी वो क्यों नहीं बनवाई। अब उसके बाद में पुलिस आ गई। वो उसकी लाश पूरी 24 घंटे उस स्लैब पे पड़ी रही थी और वो झगड़े चलते रहे थे। फिर जी डॉक्टरों की, हमारी सबकी वो कॉल होनी शुरू हो गई कि जी पर्ची वो वाली मेडिको लीगल क्यों नहीं कटवाई। तो हमने कहा भाई वो मर रही थी, 2-3 घंटे के अंदर वो मर गई। उसमें शिफ्ट चेंज होने का टाइम था, एक शिफ्ट आई एक शिफ्ट गई। तो वो, लेकिन वो इतना, वो 24 घंटे इतने स्ट्रेसफुल थे। और जी बयान लिखवाएं, मैं क्या बयान लिखवाऊँ, मुझे क्या पता क्या हुआ है। ठीक है ना। तो मतलब वो आई, उसको हमने बचाने की कोशिश की, सेप्टिसीमिया में थी, नहीं बची। तो बहुत सारे बड़े अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होते थे। तो इस तरह के केसेस बहुत होते हैं जिसमें पेशेंट्स बहुत देर से पहुंचते हैं। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जिनमें सप्लाईज़ नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, उनकी कमी की वजह से डिले होते हैं। ब्लड नहीं अरेंज हो पाता, ब्लड के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं, हम कहीं पे अरेंज करने के लिए भेजें ना। अच्छा, और 3 घंटे उसमें लगते हैं और फिर वो कहते हैं डोनर दो। अब हमारे साथ मसला क्या होता है कि हमारी पेशेंट ब्लीड कर रही है और वो कहते हैं कि पहले डोनर दो तो फिर हम तुम्हें ब्लड देंगे। और ब्लड बैंक्स भी नहीं देते क्योंकि ज़ाहिर होने अगर आप डोनर नहीं दो उनकी भी, वो भी रन आउट कर जाएंगे, सप्लाईज़ नहीं होंगी, तो उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन कितने केसेस कॉम्प्लिकेट होते हैं क्योंकि हमारे पास ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं होते, हम आपको बता नहीं सकते। मुझे याद है जब मैं वहाँ पे अब्बासी में जब मैं पढ़ा रही होती थी ना, KMDC में, तो मेरे जब स्टूडेंट्स आते थे ना, तो मैं मेल स्टूडेंट्स को गायनी में ज़बरदस्ती में नाइट में रोका करती थी। अच्छा। और मैं कहती थी कि तुम देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं कहा तुम कल एनेस्थेटिस्ट बन के आओगे, तुम कहोगे जी पहले 4 बोतल ब्लड का इंतज़ाम करा लें, फिर हमें बुलाइएगा। मैंने कहा जितनी देर में वो 4 बोतल ब्लड का इंतज़ाम होगा उतनी देर में वो 8 बोतल ब्लड ब्लीड कर चुकी होगी, तो तुम्हें ये देखना चाहिए। और उस ज़माने में मुझे याद है वो स्टूडेंट्स इतने मोटिवेट होते थे कि वो ब्लड डोनेट करके और उसके कार्ड्स हमें देके जाते थे कि मैडम आगे कोई पेशेंट इस तरह की आए तो आप हमारे इस ब्लड के बदले में अपने पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करा लीजिएगा। मैम, आपसे बात करके एक कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगा। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आप वन ऑफ दोज वुमेन जो अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं काम के साथ। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, एंजॉय करना तो ज़रूरी है। एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं और बुरे भी रहे होंगे, लेकिन आपने उससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छे तरीके से सीखा है। ऐसा है कि नहीं? देखो, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ट्रिक ये होती है कि आप अच्छी चीज़ों को ज़्यादा याद रखें और बुरी चीज़ों को थोड़ा बैकग्राउंड में जाने दें। और मुझे मोस्टली ज़्यादातर बड़े अच्छे लोग मिले हैं जहाँ भी मैंने काम किया है ना, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। मैं जब इंग्लैंड गई थी ना, तो वहाँ पे जब मैंने जाके ज्वाइन किया तो मेरी जो रजिस्ट्रार थी, जो रोटा बनाती थी ना, वो पाकिस्तानी थी। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने अभी आपको कहा ना, लेप्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे पास इतने नहीं होते थे, तो मैंने लेप्रोस्कोपी की भी नहीं थी ना। तो उन्होंने मुझसे पूछ रही थी क्या क्या किया है, मैं उनसे डिस्कस करी। तो मैंने कहा मैंने लेप्रोस्कोपी नहीं की हुई है। उन्होंने कहा अच्छा अभी तुम किसी से कहना नहीं। उसके बाद उन्होंने जो मेरी फर्स्ट लिस्ट थी वो उन्होंने अपने साथ डाली और उन्होंने मुझे लेप्रोस्कोपी करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब कोई तुमसे पूछे कि तुमने लेप्रोस्कोपी की हुई है तो तुम कह देना हाँ तुमने की हुई है, क्योंकि ये झूठ नहीं होगा, मैंने तुमने कर ली है। तो बहुत यूजुअली बहुत अच्छे थे लोग थे। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया था वहाँ पे। सारे लोग एक दूसरे की बड़ी मदद, हेल्प आउट किया करते थे। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आई, मैंने KMDC में ओपनिंग थी, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया सीनियर रजिस्ट्रार। तो वहाँ पे मेरी जो प्रोफेसर थी, प्रोफेसर सादिया अजीज़, शी वॉज़ अ वेरी नाइस लेडी, बहुत ही हेल्पफुल। उन्होंने मुझे थ्रू आउट इतना सपोर्ट किया। मुझे नई नई सर्जरीज़ करने का, नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ था, तो वो मुझे बहुत इनकरेज करती थी, मुझे सिखाती भी थी। और मैं कोई चीज़ बाहर से जाके सीख के आना चाहती थी तो मुझे जाने देती थी ना, मैं जाती थी, सीख के आती थी, एंड देन आई यूज़ टू डू दैट इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ में बड़ा इनकरेज किया। बाहर से पाकिस्तान आना आजकल के लिए तो ये ख्वाब लगता है, आपने इसको हकीकत बना लिया, क्यों, क्या वजह थी कि आप वापस पाकिस्तान आई? पता नहीं, टू बिगिन विद हमने कभी प्लान नहीं किया था बाहर जाने का। हमें मतलब मेरा बैच जो है ना, जो ग्रेजुएशन हमने जिस साल किया था उस साल मेरे आई थिंक 90% जो मेरे बैचमेट्स हैं वो इस वक्त अमेरिका या UK में सेटल्ड हैं। तो मेरे और मेरा हस्बैंड का हमारा कभी प्लान नहीं था, हम पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे। तो हमने इसीलिए पहले FCPS प्लान किया था, MRCOG किया कि उसकी पार्ट ट्रेनिंग हमें यहाँ हो जाती थी, पार्ट ट्रेनिंग मैंने UK जाके की थी। UK में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था और मतलब
जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे कंसल्टेंट मुझे कहा था कि तुम यहीं पे जॉब करते करते और इसी में तुम एग्ज़ाम दो अपना, लेकिन मेरी जैसे ही रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी मैंने रिज़ाइन किया था। मैंने कहा था नहीं, मैं वापस पाकिस्तान वापस आके मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी, फिर जाके मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था। और आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर आई हैव ऑलवेज लाइक दिस लाइफ। और कभी कभी अब मैं जब बाहर जाती हूँ, ज़ाहिर है मेरे बहन भाई बाहर सेटल्ड हैं, फैमिली सारी बाहर है, अब तो मैं ही रह गई हूँ, पहले वो सब यहाँ थे तो मैं वापस आ गई थी, अब सिर्फ मैं यहाँ रह गई हूँ, वो सब बाहर चले गए। तो अब वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रॉबली आई हैव मेड द राइट डिसीजन। पाकिस्तान में जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, जो कुछ मैं सीख के आई थी उसे मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, वो सब अपने स्टूडेंट्स को टीच किया, अपने जूनियर्स को टीच किया, तो बहुत सारे नए ट्रेंड्स शुरू किए। तो जिसका इम्पेक्ट मुझे लगा बहुत ज़्यादा, मैं कहीं भी बाहर काम कर रही होती तो मेरा इम्पेक्ट इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में है। और जो भी प्रैक्टिसेस नई इंक्लूड की तो मुझे लगता है यहाँ पे करने में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और लाइफ कंपैरेटिवली रिलैक्स थी, हेल्प बहुत ज़्यादा थी, फैमिली सपोर्ट भी अवेलेबल होती है यहाँ पर, आपको हाउस हेल्प भी अवेलेबल होती है। तो ये सब वहाँ पे लग्जरीज हैं, वहाँ पे आप काम भी खुद करते हो, घर के काम भी खुद करते हो, बच्चों को भी खुद करते हो। यहाँ पे तो बच्चे फैमिली के साथ खुद ब खुद पल जाते हैं। मैम, एक तवील अरसा ज़िंदगी का गुजारा है, अगर आप पीछे मुड़ के देखें कोई एक मोमेंट जिसको आप चेंज करना चाहें, या कोई ऐसा रिग्रेट या कोई ऐसा अपने आप को मशवरा देना चाहें, वो क्या होगा? देखो, मेन रिग्रेट शायद ये है कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो है वो जितना अच्छा रखा जा सकता था मैंने उतना अच्छा नहीं रखा। मैं थोड़ा वर्क से ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। मतलब एक नहीं होता कि आपको जब लग रहा होता है कि शायद आप हटे तो पता नहीं हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो एटीट्यूड सही नहीं होता। आपको टीम बिल्ड करनी होती है और टीम के साथ काम करना होता है, ताकि आपके उसमें आपके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी शेयर्ड होते हैं, लेकिन साथ में आपके बर्डन्स या हेडेक्स जो हैं वो भी शेयर्ड होते हैं। तो पाकिस्तान में वो टीम वर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है, जो मेरा ख्याल है बहुत हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। 2-3-4 लोगों को ग्रुप बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो आपका ऑफ डे है वो एक्चुअली ऑफ डे हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। तो बहुत सारे इवेंट्स मिस किए हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पे मुझे शायद उनके साथ होना चाहिए था वो मिस किए हैं, लेकिन मतलब ठीक है, अब तो गुजर गया। आगे वालों को कहूँगी कि आप लोग थोड़ा बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। मेरे ख्याल से हर शोबे में वर्क लाइफ बैलेंस शायद बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, बट डॉक्टर तो एक मेरे ख्याल से 24 आवर्स डिमांडेड जॉब है। नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, बट है तो वैसे नहीं, इट्स इनह्यूमन। देखो, आप किसी भी चीज़ को इतना मुश्किल बना दो ना कि वो फिर की ही नहीं जा सके। आपको अपने एक रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए ना डॉक्टरों के लिए। उन्हें भी खाना खाने की ज़रूरत है, उन्हें भी नींद की ज़रूरत है, उन्हें भी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है, उनके बच्चों को उनके वक्त की ज़रूरत है। तो 24 घंटे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट करना गलत है ना। जैसे बाकी सारी चीज़ों में होते हैं ना, बैंक बंद नहीं हो जाते, एक बैंकर के बाद दूसरा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह डॉक्टर के भी अगर ड्यूटी आवर्स ह्यूमन वाले हों कि वो इतने घंटे काम करेगा और उसके बाद जब वो घर चला जाएगा तो उसके बाद वो काम साथ घर लेके नहीं जाएगा, दूसरे जिसने टेक ओवर कर लिया वो काम करेगा। तो इसी तरह से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो नहीं है। डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि उसको 24 घंटे अवेलेबल होना है। मैम, बहुत सारे आपके करियर में ऐसी बात है, नए स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, और करियर के स्टार्ट में बहुत सारी हर किसी को मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल भी होती हैं। इंसान करियर की अपने बारे में भी सोच रहा होता है, ग्रोथ होगी नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एक फर्स्ट हैंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, कोई ऐसा मशवरा देती हैं? देखो, पढ़ाई जो है ना वो एक पूरी एक जिम्मेदारी है, तो पढ़ाई का मेजर पार्ट आपको मज़ीद जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से मैं फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो गायनी में ज़्यादातर फ़ीमेल आ रही होती हैं, उनको मैं कहूँगी कि जो बिल्कुल फ़ौरन शादी कर दी जाती है ना, कि इधर MBBS का फ़ाइनल ईयर हुआ, इधर शादी कर दी, वो प्रॉबली इतना सही नहीं है। 1-8 साल में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप 1-2 साल बाद भी उसके शादी कर देना, कि जिसमें वो अपना पार्ट 1 कर ले या अपना पाथ डिफ़ाइन कर ले कि उसने आगे क्या करना है। उसके बाद में फिर शादी हो गई, फिर घर की जिम्मेदारियाँ हुई, सारी जगहों पे फैमिलीज़ इतनी सपोर्टिंग नहीं होती हैं, टाइम नहीं मिलता है। जो करने की कोशिश करती हैं वो बेचारी काम और घर के बीच में बुरी तरह स्ट्रगल कर रही होती हैं, वो उनके अपने साथ भी फेयर नहीं है। जब आपने इतना पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है ना, तो लाइफ को थोड़ा सा बेटर प्लान करें। तो काम थोड़ा सा पढ़ाई का जो पार्ट है ना, ख़ासतौर से जो पार्ट 1 जिन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन में जाना है,
तो उन्हें कर लेना चाहिए। बहुत दफ़ा होता है शादी हो के आप बाहर चले गए, बाहर फिर आपने वहाँ के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, नई जिम्मेदारियाँ आ गई, वहाँ के एग्ज़ाम्स नहीं दे सके, आप उस सिस्टम में एंटर ही नहीं हुए, तो उन लोगों को मैं देखा है बड़ी रिसेंटमेंट होती है जो अच्छी नहीं है ना। बच्चों से लगता है इन बच्चों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, शौहर की वजह से नहीं पढ़ पाई, ससुराल की वजह से नहीं पढ़ पाई, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो अपने लिए खुद थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि थोड़ा खुद अपनी पढ़ाई का वो इनिशियल पार्ट करके और फिर आगे जाएं। 1-2 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। मैम आखिर में एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूँगा आप उसका सोच के जवाब दें कि एक मैडम रुबीना की ज़िंदगी को अगर हम समराइज़ करें तो एक बेटी से लेकर बीवी तक, बीवी से लेकर डॉक्टर तक, और फिर डॉक्टर से लेके एक रियल लाइफ मॉडल तक, क्या एक लाइन में अपनी ज़िंदगी को समराइज़ कर सकती हैं या मुश्किल होगा? एक लाइन में कैसे करेंगे? ये तो डेकेड्स पर फैली हुई चीज़ें हैं ना। 2 लाइन 3 लाइन कर लें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड, और मोस्ट ऑफ द टाइम तब आई वुड से आई एम अमंग द लकी वंस कि जिन्होंने जो गोल्स सेट किए उनकी मेजॉरिटी आई वाज एबल टू अचीव एंड आई वाज एबल टू गेट समवेयर। ठीक है, लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क इतना किया, ज़िंदगी इतनी टफ़ गुजरी, तो ट्रूली स्पीकिंग मुझे लाइफ की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ़ गुजरी है। मतलब अच्छी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत की है लेकिन उस मेहनत का रिवॉर्ड भी मिला है। सो आई थिंक लकी हूँ कि चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए वर्कआउट कर गई। सही। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद किसी महफिल में अगर बात हो रही हो डॉक्टर रुबीना की, तो क्या चाहेंगी कि किस नाम से डॉक्टर रुबीना को याद किया जाए, या कोई ऐसी लेगेसी जो आप छोड़ना चाहें? आई डोंट थिंक कि 50 साल बाद मुझे कोई याद रखेगा, एंड आई डोंट बिलीव इन लिविंग लेगेसी। आई थिंक दैट आई शुड लिव माई लाइफ वेल, एंड वट एवर आई एम डूइंग आई शुड ट्राई एंड डू इट वेल। और हर शख्स का मुजस्मा बना के खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, मेरा किसी ना भी खड़ा किया तो डजेंट मैटर। ठीक है मैम, ये आप चौथी डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें ये बात बोली है कि वी डोंट बिलीव ऑन क्रिएटिंग अ लेगेसी, वरना हमारे सोसाइटी ऐसा है कि हर कोई लेगेसी बनाना चाहता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वाला माइंडसेट आ रहा है अब कि लेगेसी पे बिलीव नहीं करना, अपना एक काम करके निकल जाना। देखो लेगेसी, अनफॉर्चुनेटली लेगेसी आप छोड़ रहे हो, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो आपकी लेगेसी है। आपने ट्रेन किया है गायनेकोलॉजिस्ट को, मेरे ट्रेन किए हुए लोग अब एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंच गए, प्रोफेसर तक पहुंच रहे हैं, तो दे आर माई एक्चुअल लेगेसी। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ वो कर रहे होंगे उस सबका क्रेडिट कोई कह के या अनाउंस करके मुझे दे रहा होगा। तो वो विजिबल वाली, या वो जिसमें आप कहते हैं ना कि एक स्टेचू बना के जो खड़ा कर दिया जाएगा किसी पे, नहीं होना चाहिए, वो नहीं है ना। तो मतलब यू कीप ऑन, ये सदका जारिया है बेसिकली जो आपने किया है ना। तो आपने लोगों को अच्छा ट्रेन किया, आपने अपनी नॉलेज, अपनी स्किल उनको ट्रांसफ़र की ना, आगे वो आपका काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये लेगेसी है। लेकिन वो वाली लेगेसी के मैं कायल नहीं हूँ कि जिसमें मतलब मेरा नाम किताबों में ही लिखा हुआ है, तख्ती लगी हुई, हाँ तख्ती लगी, वो ज़रूरी नहीं है। देखा जाता है जब एक खातून प्रोफेशनल वर्ल्ड में आती है, उसके पीछे एक पूरी फैमिली होती है, कभी कभार सपोर्टिव भी होती है और कभी कभार अनसपोर्टिव भी होती है। आपके लिए ये कैसा रहा है ये मामला? आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे हर तरफ से मेरी अपनी फैमिली ने भी और मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। मेरे बच्चों को मेरे फैमिली ने मिलके पाला है, और मेरे बहन भाई, मेरी पेरेंट्स, मेरी सास, वो सब मेरे बच्चों को बेबी सिट करते थे। और लाइक मैं ड्यूटी पे होती थी, मैं तो आजकल मैं देखती हूँ कि मेरे पीजीज़ जो काम कर रहे होते हैं ना, कभी किसी का बच्चा बीमार है, घर से कॉल आ रही है, मुझे कभी घर से कॉल नहीं आती थी कि बच्चा बीमार है, आ जाओ छुट्टी लेके, या कुछ, सब खुद मैनेज करते थे मेरे हस्बैंड और मेरी सास। सही मैम, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपके साथ ज़रूर बैठेंगे और आपके मज़ीद एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर करेंगे। आखिर में कोई आप मैसेज जो आने वाली नस्ल है उसको देना चाहें अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे, तो ज़रूर दें। देखिए, यू लिव ओनली वंस, ठीक है। सो लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर रखिए, और काम भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। लाइफ इज़ टू बी इंजॉयड, और गोल्स रखना बहुत अच्छा है, और गोल्स अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कभी भी चीज़ें जो हैं वो आपकी फैमिली से या आपकी मेंटल वेलबींग से आगे नहीं है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से आज हमारे लिए वक्त निकाला। और यहाँ पे मैं अपने देखने वालों से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह देखते हैं। आज ही कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।